हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। बड़ा ही मजेदार चैप्टर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ा ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर। सारी चीजें कवर है इसके अंदर, सीखने को बहुत कुछ है। ये चैप्टर मैं बुक से स्टार्ट करूंगा वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तो पहले मैं इस टाइटल के ऊपर ही बहुत टाइम खाऊंगा। अभी हम इस टाइटल को समझेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। एक चीज तो क्लियर है कि आपको समझ आता होगा, 1882 का मतलब है कि ये इंडिया में 1947 आजादी से पहले का लॉ है, ब्रिटिशर्स के टाइम का लॉ है ना। 1882 डिनोट करता है कि 1882 में आया था। जो शब्द समझने वाले शब्द है ना, वो पता है क्या है, एक है ट्रांसफर, दूसरा है प्रॉपर्टी। एक्ट का मतलब तो लॉ होता है, लेकिन ये लॉ किस में डील करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में। अब ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है जरा समझते हैं। अब इसको शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं इसी पे बहुत टाइम लगाऊंगा। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी करने वाला तुम्हारे को सेल ऑफ गुड्स एक्ट से तुमने जो बचपन में चीजें पढ़ी थी, अभी उनके ऊपर भी चलेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। 1882। अच्छा देखो, जब तुम सुनते हो शब्द प्रॉपर्टी, पहले हम प्रॉपर्टी समझ रहे हैं। जब तुम सुनते हो शब्द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी ना तुम्हारे दिमाग में ना कई तरीके की आती हैं। एक आती है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक आती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक आती है टेंजिबल प्रॉपर्टी, एक आती है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, राइट। कई तरीके की प्रॉपर्टियां दिमाग में आती है। जब हम शब्द सुनते हैं प्रॉपर्टी, तो कई तरीके की प्रॉपर्टियां दिमाग में आती है, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कई तरीके की दिमाग में आती हैं। मेरा पहला शब्द तो ये है, मूवेबल छोड़ो, इमूवेबल छोड़ो, ये सारी प्रॉपर्टी छोड़ो। पहले सिंपल देसी भाषा में मतलब बताओ, व्हाट इज प्रॉपर्टी। मैं ना ये पूछ रहा हूं मूवेबल क्या होती है, मैं ना ये पूछ रहा हूं इमूवेबल क्या होती है। व्हाट इज प्रॉपर्टी, खाली प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। सॉरी, ये तो हमें पता ही नहीं। टीचर तो हमारे को ये सिखाते थे, प्रॉपर्टी का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल का एग्जांपल देते थे वो लोग, कार, ज्वेलरी, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जांपल देते थे टीचर लोग, लैंड, बिल्डिंग जो कि मूव नहीं हो सकती, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। वो तो एग्जांपल है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के। पहला क्वेश्चन तो ये, व्हाट इज प्रॉपर्टी। सर ये क्या, ये तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। अब लिखो बेटा, इसी याद रखना, the term property means bundle of rights, bundle of rights and liabilities। प्रॉपर्टी का मतलब होता है बंडल ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज। अच्छा एक बात बताओ, बड़े ध्यान से सुनना। तुम कोई मकान खरीद रहे हो, क्या तुम्हारे फेवर में एक राइट क्रिएट हो गया? किस चीज का राइट क्रिएट हो गया? कि भाई आज से इस मकान के मालिक तुम हो, अब उस मकान को तुम तोड़ो, फोड़ो, आग लगा दो, जो मर्जी करो, क्योंकि तुमने वो मकान परचेज करा है। लेकिन तुम्हारी लाइबिलिटी क्या है? मकान परचेज करते वक्त जब सामने वाला तुम्हारे को मकान देगा, तो तुम्हारी लाइबिलिटी है, तुम उसको पेमेंट देनी पड़ेगी। तो राइट है तुम्हारा, मकान मिलेगा, लाइबिलिटी है तुम्हारी, उस मकान के बदले पेमेंट देनी पड़ेगी। ये एग्जाम्पल दिया मैंने सेल का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं लीज का। आपने कोई मकान किराए पे लिया, मकान जब आपने किराए पे लिया, तो क्या अब आप उस मकान को यूज कर रहे हो, अब आप उस मकान के जो राइट्स हैं वो एंजॉय कर रहे हो, अब आप उस मकान में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, अब उस मकान में रह रहे हो, ये आपके राइट्स हैं। लेकिन आपकी लाइबिलिटी क्या, आपको हर महीने रेंट पे करना पड़ेगा। हर महीने क्या करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा, मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा। ये आपकी लाइबिलिटी है। इसका मतलब प्रॉपर्टी का मतलब होता है बंडल ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज। आप कोई चीज खरीदो, आप कोई चीज किराए पे लो, आप कुछ भी करो, आपको क्या करना पड़ेगा? आपके फेवर में कुछ राइट क्रिएट होंगे, कुछ लायबिलिटी क्रिएट होंगी। अच्छा, ये तो मैंने मूवेबल का मतलब लैंड का एग्जांपल लेके बात करी दोनों केस में। क्या ये एग्जांपल हर जगह फिट हो सकता है? हर जगह फिट हो सकता है। मान लो तुमने गुडविल खरीदी, अब गुडविल इज इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। तुमने किसी कंपनी की गुडविल खरीदी, तो क्या वो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है? तो अब तुम उसका नाम यूज करोगे। कोई बहुत फेमस कंपनी है, उसका मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, उसकी बहुत बड़ी गुडविल है, तुमने वो गुडविल परचेज कर ली, तो क्या वो एक गुडविल एक इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है? प्रेस मतलब इंटेंजिबल पता है ना। टेंजिबल मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। इनटेंजिबल मतलब जिसको आप देख और छू नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हो। टेंजिबल का एग्जांपल कार, ज्वेलरी, लैंड, क्या आप सबको देख सकते हो? यस, ये सब टेंजिबल प्रॉपर्टी है।
इंटेंजिबल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज है। अच्छा तो मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दे रहा था गुडविल का। मान लो तुमने किसी कंपनी की गुडविल खरीद ली, अब तुम उसका नाम यूज करोगे, उस नाम का फायदा तुम्हारे को मिलेगा, तुम्हारी सेल्स इंक्रीज होंगी। तो क्या तुम उसका नाम यूज कर रहे हो, क्या तुम्हारे फेवर में एक राइट क्रिएट हो गया? जैसे तुमने उसकी कंपनी की गुडविल खरीदी तो क्या तुम्हारे फेवर में एक राइट क्रिएट हो गया कि अब तुम उसका नाम यूज करोगे? यस। लेकिन क्या तुम्हारी लाइबिलिटी क्या है कि तुम्हारे को उस गुडविल के बदले उस कंपनी को क्या देनी पड़ेगी? पेमेंट देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये जब शब्द आ जाए प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का मतलब जहां ये शब्द आ जाए प्रॉपर्टी, तो आपके प्रॉपर्टी से सुनते ही दिमाग में बिठा लो कि आपके फेवर में कुछ राइट क्रिएट होंगे और कुछ लाइबिलिटी क्रिएट होंगी, कि आपको कुछ अधिकार मिले और अधिकारों के बदले आपको कुछ चुकाना तो पड़ेगा ही। ये बात समझ आती है? अच्छा ये तो हो गया जी क्या, ये तो क्या हो गया? प्रॉपर्टी का मतलब जनरली। अब आती है मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन सब के ऊपर बात करेंगे। पहले एक शब्द समझते हैं, ट्रांसफर। जब हम बोले ना ट्रांसफर, तो ट्रांसफर एक वाइडर टर्म है। इस ट्रांसफर के अंदर कई चीजें कवर होती हैं। ट्रांसफर में क्या क्या कवर होता है? ट्रांसफर एक वाइडर टर्म है, इसमें कई चीजें कवर होती हैं। इसमें कवर होता है सेल, इसमें कवर होता है लीज, इसमें कवर होता है मॉर्गेज, इसमें कवर होता है गिफ्ट, एटसेट्रा। तो ट्रांसफर एक वाइडर टर्म है, इसमें ये सारी चीजें कवर होती है। ट्रांसफर में सेल भी कवर होता है, लीज भी कवर होती है, मॉर्गेज भी कवर होता है, गिफ्ट भी कवर होता है। ये सब कुछ किसमें कवर होता है? ट्रांसफर में कवर होता है। तो ट्रांसफर क्या है? एक वाइडर टर्म है। अच्छा सेल का मतलब क्या है? मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको बेच रहे हो, आप उसको बेच रहे हो, तो दैट इज सेल। तब भी हम ये बोलेंगे कि आपने उस मकान को ट्रांसफर कर दिया। इस एक्ट के अंदर हम उसे क्या बोलेंगे? आपने ट्रांसफर कर दिया। आप उस मकान को बेच नहीं रहे, आप उसे रेंट पे दे रहे हो, तब भी हम उसे इस एक्ट में क्या बोलेंगे? दैट इज लीज। आप रेंट पे दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है? लीज। तब भी हम इस एक्ट में उसे क्या बोलेंगे? हमने ट्रांसफर कर दी। आप उस प्रॉपर्टी को बेच भी नहीं रहे, रेंट पे भी नहीं दे रहे, गिरवी कर रहे हो। मॉर्गेज का लगा था गिरवी करना, सामने वाले के पास प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई, बदले में लोन ले लिया। बदले में क्या ले लिया? लोन ले लिया। मान लो मेरे को 10 लाख रुपए की जरूरत है, सामने वाला कहता है कि मैं ऐसे तो 10 लाख रुपए दूंगा नहीं, आप कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवा जाओ। मान लो मैंने अपनी लैंड उसके पास गिरवी रखवा दी, लैंड के कागज उसके पास गिरवी रखवा दी और बदले में उससे लोन ले लिया, दैट इज मॉर्गेज। तो उसे भी हम इस एक्ट में क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। और चौथा है गिफ्ट। मैंने उस सामने वाले को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी, उसका बर्थडे था, वो मेरा फ्रेंड था, मैंने उसे गिफ्ट में दे दी प्रॉपर्टी, तो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर। तो ट्रांसफर एक वाइडर टर्म है, उसमें सेल, लीज, मॉर्गेज, गिफ्ट सब कवर होता है, उसमें सब कवर होता है। तो जब हम बोले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जब हम बोले ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो हम इसका मतलब हम इस एक्ट के अंदर हम ट्रांसफर जब हम पढ़ रहे हैं तो हम सेल के बारे में भी पढ़ेंगे, लीज के बारे में भी पढ़ेंगे, मॉर्गेज के बारे में भी पढ़ेंगे, गिफ्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसफर इज अ वाइडर टर्म। अच्छा लेकिन जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, एक्चुअल में आप दो एक्ट को ना हम कंपैरिजन बना रहे हैं। एक पढ़ा था आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक आप लोगों ने पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। एक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये क्या आप लोगों ने पढ़ा था? और दूसरा अब आप ये पढ़ने जा रहे हो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सुनना बड़े ध्यान से, फर्क कहां है दोनों में? दोनों में फर्क कहां है? अच्छा गुड्स का मतलब होता है, आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था कि गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, but includes standing timber, growing crops, grass, etc. क्या आप लोगों ने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड की डेफिनेशन पढ़ी थी? उसमें ये पढ़ा था कि गुड्स क्या है, किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। उसमें दो चीजें कवर नहीं होती। गुड्स क्या नहीं माना जाता? एक्शनेबल क्लेम कवर नहीं होता और मनी कवर नहीं होता। एक्शनेबल क्लेम कवर नहीं होता और मनी कवर नहीं होता। पहले तो हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जांपल ज्वेलरी, मूवेबल प्रॉपर्टी के एग्जांपल में लिख सकते हो। एग्जांपल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, एग्जांपल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये मैं क्यों सारी चीजें बता रहा हूं? क्योंकि उसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से कनेक्शन है। तो अगर हम पढ़ें तो क्या क्या है? ज्वेलरी,
है ना, कार, पेन, तुम हाथ में पेन चला रहे हो, ये भी दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी, बुक एटसेट्रा। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि मूव हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। मगर उसमें क्या कवर नहीं होता? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अच्छा, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? अनसिक्योर्ड लोन्स। अच्छा, मनी क्यों नहीं कवर होती? मनी दैट इज नॉट गुड्स। मनी क्या गुड्स होती है क्या? अच्छा, इंडियन करेंसी क्या गुड्स है? इंडियन करेंसी गुड्स है? वो गुड्स थोड़ी है। आप उसको दुकान पे जाके खरीदते हो, भाई 100 रुपए खरीद, 100 रुपए दे दे, नहीं, उसको बोलते 100 रुपए बेच दे, नहीं, आप अर्न करते हो, मनी को अर्न करते हो, परचेज नहीं करते हो, अर्न करते हो, कमाते हो, है ना। तो इसका मतलब मनी इज नॉट अ गुड्स। और एक्शनेबल क्लेम क्यों नहीं कवर होते वहां पे? क्योंकि एक्शनेबल क्लेम का जिक्र ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हुआ है। एक्शनेबल क्लेम यहां कवर होते हैं, इसलिए वहां कवर नहीं हो रहे। मगर उसमें क्या कह रहा है? गुड्स में क्या कवर होता है? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। अच्छा, बड़ा ध्यान सुनना। अच्छा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, बड़े ध्यान से सोच के बताना है। तुमको बताना है कि क्या चीज मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, ये जो विंडो होती है, विंडो, घर में गेट लगे होते हैं, गेट, विंडो लगी होती है, क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी है? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है? घर में जो विंडो लगी है, गेट लगे हैं, क्या ये मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है? आप किसी दुकानदार से एक विंडो खरीद के लाए होगे, आपने लगाई होगी घर में, तो मूवेबल ही है। गेट जो है आप लेके आए होगे खरीद के, घर में आके फिट करा होगा, तो भी मूवेबल है। लेकिन नहीं है ऐसा। लॉ पता है क्या बोलता है? देखो, एक इंडिया में एक्ट है जनरल क्लॉजेज एक्ट। कौन सा एक्ट है? जनरल क्लॉजेज एक्ट। ये एक्ट ये बोलता है, इस एक्ट ने ना इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है। इस एक्ट में इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है, और उसमें पता है क्या लिखा हुआ है? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी which is permanently fastened to the earth, which is permanently fastened, fastened का मतलब होता है attached, fastened बोल लो या attach बोल लो, to the earth, will be treated as immovable property। वो क्या मानी जाएगी? वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी क्या मानी जाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप परमानेंटली अटैच कर देते हो अर्थ के साथ, तो वो इमूवेबल मानी जाती है। अच्छा, इसका मतलब जब तक वो विंडो दुकान पे बिक रही है, जब तक वो विंडो दुकान पे बिक रही है, तब तक तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो दुकानदार के लिए वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी। वहां पे तो क्या लगेगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। लेकिन एक बार जब वो बिक गई और वो मकान में फिट हो गई, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? इमूवेबल कहलाएगी, क्योंकि वो परमानेंटली हमने फिक्स कर दी। अच्छा, एक बार विंडो आपने दीवार में चुनवा दी, एक बार फिक्स करवा दी, क्या आप उसको रोज निकालते हो? या वो एक किस्म से लगी गई, जब तक घर मकान टूटेगा नहीं है, जब तक हम मकान की रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, उसको दोबारा से रेनोवेशन नहीं करेंगे, तब तक वो वहीं फिक्स रहेगा। इसका मतलब एक बात समझ आती है कि ये चीजें ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि जब तक वो नॉर्मली मतलब दुकान पे खरीदी बेची जा रही है, तब तक तो मूवेबल है। एक बार वो निकलवाकर फिक्स करवा दी गई परमानेंटली, तो वो क्या कहलाएगी? इमूवेबल कहलाएगी, तब वो इमूवेबल कहलाएगी। और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, इन चीजों की चीजें डिफरेंस क्यों क्लियर कर रहा हूं? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है ना, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें एक चीज और बताऊं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में मेनली तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, मेनली, but in some cases it deals with movable property also, it deals with movable property also। इसका मतलब समझो मैं क्या कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनते चलना। it deals with movable property also। अच्छा, वहां पे तो तुमने पढ़ ही लिया कि अगर तुम मकान, कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब क्या है? गुड्स का मतलब क्या है? हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ज्वेलरी, कार, पेन वगैरह, जब आप इनको बेचोगे तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। लेकिन अगर आप लैंड बेच रहे हो, आप बिल्डिंग बेच रहे हो, अगर आप ये सब चीजें बेच रहे हो, तो क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है? तो उनके लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। उनके लिए कौन सा एक्ट लगेगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में मेनली डील करता है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है। लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कुछ केसेस के अंदर मूवेबल में भी डील करता है। अभी मैं उनके बारे में बात करूंगा कि वो मूवेबल पे कहां पे डील करता है, अभी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। अभी के लिए आप ये मानो कि मोटा मोटा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस में डील करता है?
इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट मोटा मोटा किस में डील करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक चीज और लिखी हुई थी, बट इंक्लूड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में और क्या क्या कवर होता है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। अच्छा एक बात बताओ, जो पेड़ होते हैं, पेड़ जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज, जब तक वो ट्री जमीन पे चिपका हुआ है, मान लो मेरे खेत हैं उसमें 100 ट्री लगे हुए हैं आम के, मान लो मेरे खेत हैं उसमें 100 ट्री लगे हुए हैं आम के, मैंने उन ट्रीज को काटा नहीं है, वो जमीन पे फिक्स है, अब मैं एज इट इज उस लगे लगाए खेत को किसी को बेच रहा हूं, तो क्या वो खेत मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा? वो खेत इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा, और जो उस खेत के अंदर आम के पेड़ लगे हैं उनकी वैल्यूएशन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही कहलाएगी, क्योंकि हमने काट के बेचा नहीं है, वो एज इट इज लगे लगाए बेचे हैं। लेकिन अगर मैं उन पेड़ों को काट के टिम्बर की फॉर्म में बेचूं, जो तुम घर में सोफे बनाते हो, घर में बेड बनते हैं, विंडोज बनती हैं, वो पेड़ काट के बनती हैं, तो जो अगर हम उन पेड़ों को काट के टिम्बर बना बनाकर बेचूंगा, तो वो वही इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी, वही क्या कहलाएगी, मूवेबल। तो अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, अब क्या लगेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। इसका मतलब वो पेड़ वगैरह जब तक दुकान पे बिक रहे हैं, सॉरी जब तक वो खेतों में फिक्स है। अच्छा, इसका मतलब दो चीजें हो गई, अगर मैं किसी बंदे से पूरे खेत की डीलिंग कर रहा हूं, किस चीज की डीलिंग कर रहा हूं, खेत की, कि भाई ये मेरा खेत है, इस खेत के अंदर 100 ट्री लगे हुए हैं और ये पूरी जमीन है, पूरे की वैल्यू बता, तो पूरी की पूरी वैल्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी की एक्ट के अंदर फॉल करेगी, और पूरा की पूरी प्रॉपर्टी इमूवेबल कहलाएगी, और उसका जो प्रोविजन लगेंगे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लगेंगे। लेकिन अगर मैं उन पेड़ों को काट काट के बेचता हूं, और मैं उसको बोलता हूं पेड़ मैं काट रहा हूं, पेड़ के टिम्बर बना रहा हूं, और उसको अलग बेचूंगा और जमीन को अलग बेचूंगा, दोनों की अलग अलग वैल्यूएशन करवाऊंगा, तो फिर जमीन जो बिकेगी वो एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बिकेगी, और जो पेड़ जब कट गए वो तो टिम्बर बन गई, तो अब जो उसकी वैल्यूएशन लगेगी वो एज पर, अब जो वो बिकेगा वो एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बिकेंगे, अब वो जो पेड़ बिकेंगे एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट बिकेंगे। इसका मतलब जैसे जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती है, ग्रास होती है, ग्रास घास उगती है ना, क्रॉप्स होती हैं जो उगती हैं, इसका मतलब जब तक वो जमीन पे चिपकी हुई हैं और मैं लगे लगाई जमीन को डील कर लूं, किसी से डील कर लूं कि भाई ये मेरा पूरा खेत है, इसमें क्रॉप्स उगी हुई हैं, पूरे खेत के पैसे बता कितने देगा, विद जमीन, मैं पूरी जमीन ही बेच रहा हूं, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। तब तक वो क्रॉप जब तक हमने जमीन से काटी नहीं है, जब तक वो उधर ही फिक्स है और मैं उसकी पूरे की डील कर रहा हूं, तब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। एक बार मैंने उसे काट के अटैच सीवर कर दिया, सीवर मीन सेपरेट कर दिया अर्थ से, और अब मैं उसे सेपरेटली बेच रहा हूं क्रॉप्स वगैरह को काट के, तो अब वो क्या कहलाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी, और वहां पे क्या कहलाएगा, वहां पे क्या लगेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। इसका मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस पे लगता है, गुड्स पे, और गुड्स क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, बट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, मगर ये मूवेबल कवर होता है। अच्छा, अब टिम्बर क्यों कवर हो गई, ग्रास क्यों कवर हो गई मूवेबल में, आपको समझ आ गया, क्योंकि टिम्बर एक बार कट गई तो फिर वो इमूवेबल थोड़ी रह गई, वो जमीन पे थोड़ी फिक्स है, अब तो वो कट गई, तो अब तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, तो अब वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। लेकिन अगर हम लगे लगाए पेड़ को बेच देते जमीन के साथ, तो वो क्या कहलाती, इमूवेबल कहलाती, फिर वो क्या कहलाती, इमूवेबल कहलाती। अच्छा, मगर एक चीज और समझने वाली है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस में डील करता है, ओनली सेल में, लेकिन क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ओनली सेल में डील कर रहा है, लेकिन यहां पे वर्ड ट्रांसफर है। अच्छा, यहां पे देखो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के शब्द क्या लिखा है, ट्रांसफर, तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ओनली सेल में डील नहीं करता। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है, अब जरा समझो, अब ये तो तुमने लिख ही लिया होगा, तो अब दूसरा डिफरेंस समझते हैं। दूसरा फर्क कहां है, इसका पहला डिफरेंस तो ये था कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, दूसरा ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, ये फर्क हो गया। दूसरा है कि ये ओनली सेल में डील करता है, लेकिन ये जो डील करता है वो ट्रांसफर में डील करता है, ये एक्ट ट्रांसफर में डील करता है। और जब हम बोले ट्रांसफर, तो ट्रांसफर के अंदर सेल, लीज, मॉर्गेज, गिफ्ट सब कवर होता है। इसका मतलब वाइडर टर्म है। अब इससे ना कुछ कनेक्शन करने जा रहा हूं। अच्छा, जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर कोई गुड्स, मान लो आप कोई कार है, अगर वो कार आप किसी को बेच रहे हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, क्योंकि कार इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर वो कार आप किसी को गिफ्ट पे दे रहे हो, अगर वो कार आप किसी को गिफ्ट में दे रहे हो, तो क्या सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? नहीं, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो ओनली सेल में डील करता है, ओनली सेल में डील करता है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो लगेगा नहीं। अब क्या लगेगा? अगर आप वो कार किसी को गिफ्ट में दे रहे हो
तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, क्योंकि गिफ्ट के प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए हुए हैं। इसका मतलब इससे एक चीज निकल के आ रही है, अच्छा कहने को तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन स्टिल कौन सा एक्ट लग रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्योंकि गिफ्ट के प्रोविजन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं है। तो आप गिफ्ट किसी भी चीज का दो, देखो अगर आप चीज बेच रहे हो तो मूवेबल बेचोगे तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचोगे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। लेकिन अगर आप वो चीज किसी को गिफ्ट में दे रहे हो, तो अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, दोनों में से कोई भी हो, गिफ्ट के प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है जो तुम्हारे को मैंने स्टार्टिंग में लिखवाई, कि मेनली तो ये एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में भी डील करता है। जैसे गिफ्ट का एग्जांपल मैंने लिखवाया, एग्जांपल गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप किसी को मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, क्योंकि गिफ्ट के प्रोविजन सेल में कवर नहीं है। ट्रांसफर इज अ वाइड टर्म, वहां पे सेल शब्द यूज हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर शब्द यूज हो रहा है। हाँ भाई क्लियर है? अच्छा एक चीज और, अब जब ये बात छिड़ी है ना तो कुछ चीज क्लियर कर देता हूं। अच्छा अगर मैं मान लो कोई प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं उसको गिरवी नहीं, मैं उसको बेच नहीं रहा, मैं उसे गिफ्ट भी नहीं दे रहा, मैं गिरवी कर रहा हूं, सामने वाले के पास गिरवी रखवा रहा हूं, तो अब क्या लगेगा? क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा? नहीं। अगर मैं उसे गिरवी कर रहा हूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी करता हूं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। मैं उसके बारे में बताता हूं, कैसे बताता हूं। पहले तुम मेरे को तीन शब्दों का फर्क क्लियर करो। देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है प्लेज, एक होता है मॉर्गेज, एक होता है प्लेज, एक होता है मॉर्गेज, और एक होता है हाइपोथिकेशन, एक होता है हाइपोथिकेशन। तीन चीजें होती हैं, तीनों में फर्क क्या होता है? कोई मेरे को बताएगा? तीनों का मतलब ही गिरवी करना होता है, तीनों का मतलब ही क्या होता है? गिरवी करना। इन्हें हम कलेक्टिवली बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। तो चार्ज एक, ये तुमने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा शब्द चार्ज। चार्ज एक वाइडर टर्म है, इसमें तीन चीजें आती हैं, प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन। तीनों में फर्क क्या होता है बताना। देखो जब मैं कोई प्लेज डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी में, प्लेज किस में डील करता है? मूवेबल प्रॉपर्टी में। मॉर्गेज डील करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में। और हाइपोथिकेशन डील करता है मूवेबल प्रॉपर्टी में। लेकिन तीनों में फर्क क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं, तीनों में फर्क क्या होता है मैं समझाता हूं। अच्छा मान लो मैं अपनी लैंड गिरवी रख रहा हूं, मैं अपनी लैंड किसी के पास गिरवी करवा रहा हूं, तो उसे हम बोलेंगे मॉर्गेज, उसे हम क्या बोलेंगे? मॉर्गेज। लेकिन अगर मैं ज्वेलरी किसी के पास गिरवी रखवा रहा हूं तो मैं उसे मॉर्गेज नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? प्लेज। तो मैं उसे क्या बोलूंगा? प्लेज। इसका मतलब जब मैं अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाता हूं तो मॉर्गेज, सॉरी प्लेज। अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाता हूं किसी के पास तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। और जब मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाता हूं तो तुमने देखा होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवाने में क्या होता है? मान लो मेरी लैंड है, बिल्डिंग है, मैंने अब किसी के पास गिरवी रखवाई और लोन ले लिया, तो लोन में गिरवी में क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी में खासियत क्या होती है कि आपको ना प्रॉपर्टी सामने वाले को नहीं देनी होती, उस मकान में आप ही रहते हो, लेकिन उस मकान का जो वो होता है क्या कहते हैं, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स, वो सामने वाले के कंट्रोल में चले आते हैं। जब तक आप उसका पैसा नहीं चुकाओगे तब तक आपके मकान के कागज उसी के पास गिरवी रहेंगे। एक बार आप उसका पैसा चुका दोगे तो आपको आपके मकान के कागज वापस मिल जाएंगे। तो ये मॉर्गेज होती है। प्लेज में क्या होता है कि आपको वो चीज भी सामने वाले को देके आनी पड़ती है, उस चीज का पोजेशन सामने वाले के पास ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? पोजेशन ट्रांसफर होता है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, मुथूट फाइनेंस, जब तुम मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हो, तुमने सुना होगा ना गोल्ड लोन की ऐड आती है टीवी में, गोल्ड लोन। उसका मतलब क्या है कि तुम अपनी ज्वेलरी गिरवी रखवा रहे हो और बदले में लोन ले रहे हो। इसका मतलब ज्वेलरी तुम्हारे पास नहीं है, ज्वेलरी उनके पास चली गई और तुमने लोन ले लिया। अब जब तक तुम उनका लोन का पैसा नहीं चुकाओगे तब तक वो ज्वेलरी उन्हीं के पास रहेगी। जैसे तुम उनका लोन का पैसा चुका दोगे वो तुम्हारे को तुम्हारी ज्वेलरी वापस कर देंगे, और अगर तुम उनका लोन का पैसा नहीं चुका पाए तो वो तुम्हारी ज्वेलरी बेच के पैसा रिकवर कर लेंगे। इसका मतलब इसे हम बोलते हैं प्लेज। प्लेज के केस में आपका पोजेशन ट्रांसफर हो जाता है, आपकी वो चीज सामने वाले के पास चली जाती है, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है। मॉर्गेज किस में डील करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी में। हाइपोथिकेशन क्या है? ये भी मूवेबल में डील करता है, लेकिन यहां पे पोजेशन जो है वो रिमेन्स विद द बोरोवर। मतलब रिमेन्स विद द बोरोवर मींस लोन भी आप ही ले रहे हो और चीज भी आप ही के पास रहेगी, चीज भी आप ही के पास रहेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल है कार लोन। इसका एग्जांपल क्या है बेस्ट? कार लोन। अच्छा एक बात बताओ, तुम शोरूम से कार लेते हो, तो तुम कार लेते हो जब कार लोन पे लेते हो, तुमने देखा हो ना लोग कार इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, तो जब तुम कार लेते हो इंस्टॉलमेंट पे तो तुमने लोन लिया है, लेकिन चीज भी आप ही के पास आ रही है और लोन भी आप ही ले रहे हो, दैट इज हाइपोथिकेशन। लेकिन प्लेज में ऐसा थोड़ी होता है। प्लेज में क्या होता है?
लोन आप ले रहे हो, बोरोवर लोन ले रहा है, लेकिन चीज उसके पास नहीं रहेगी, चीज उसको गिरवी रखवानी पड़ती है। जैसे मैंने तुम्हारे को गोल्ड लोन का एग्जांपल दिया मुथूट फाइनेंस का, तो उसमें गोल्ड आपके पास नहीं रहता, गोल्ड आपको सामने वाले के पास रखवाना पड़ता है, क्रेडिटर के पास, जिसने आपको लोन दिया है और वो आपको बदले में लोन दे रहा है। लेकिन यहां तो क्या हो रहा है, हाइपोथेकेशन के केस में लोन भी आप ही ले रहे हो, आप बोरोवर हो, और चीज भी आप ही के पास आ रही है, आपको देनी नहीं पड़ रही। जैसे कार लोन है, तो कार में कार भी आप ही के घर में आ रही है और लोन भी आप ही ले रहे हो। बस आपकी कार के ऑनरशिप डॉक्यूमेंट किसके पास रहते हैं, मेन कंट्रोल कार का किसके हाथ में रहता है, जो ऑनरशिप का कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, बैंक के हाथ में रहता है, जब तक आप बैंक का पैसा नहीं चुकाओगे। और कल को अगर आप बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाओगे तो बैंक आपकी कार बिकवा के पैसा रिकवर कर लेगा, आपकी कार उठा के ले जाएंगे घर से, ऐसा होता है ना। इसका मतलब तीनों फर्क समझ आ गया। मॉर्गेज किस में डील करता है, इमल प्रॉपर्टी में, तो बात ही खत्म हो गई। अगर आप लैंड बिल्डिंग गिरवी रखवा रहे हो और बदले में लोन ले रहे हो, दैट इज मॉर्गेज। अगर आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के लोन ले रहे हो, दैट इज प्लेज। और अगर आप चीज गिरवी, आप लोन ले रहे हो और चीज भी आप ही के पास रह रही है, दैट इज हाइपोथेकेशन। तीनों का मतलब ही गिरवी करना होता है। फर्क समझ आ गया। अच्छा, अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर आपको याद हो तो प्लेज के जो प्रोविजंस है ना, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं। प्लेज के प्रोविजंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं, और जो मॉर्गेज के प्रोविजंस है वो कहां दिए हुए हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। और हाइपोथेकेशन के प्रोविजंस भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज समझो, अब इससे एक चीज क्लियर हो रही है क्या, इसका मतलब अभी मैंने तुम्हारे को जिक्र क्या कर रहा था, अगर आप कोई चीज बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, तो अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, बात ही खत्म हो गई। अगर आप कोई चीज लीज पे दे रहे हो, किराए पे दे रहे हो, तो अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। इसका मतलब लीज में दोनों ही केस में कौन डील करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर आप कोई चीज गिरवी कर रहे हो, अगर वो गिरवी कर रहे हो, अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी कर रहे हो तो वो प्लेज है और उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी कर रहे हो तो कौन सा लगेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। और अगर आप कोई चीज गिफ्ट कर रहे हो और गिफ्ट के लिए अगर वो मूवेबल है तब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल है तब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो एक चीज समझो, देखो, अगर जब आप ये चारों चीजें कर रहे हो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चारों चीजें कर रहे हो तो हमेशा ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। देखो, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो तब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हो तब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी कर रहे हो तब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहे हो तब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो चारों केस में ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, लेकिन मूवेबल में फर्क क्या है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, सेल कर रहे हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी कर रहे हो तो उसको हम प्लेज बोलते हैं, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, गिफ्ट के प्रोविजंस यहां है। और मूवेबल प्रॉपर्टी अगर किराए पे दे रहे हो तो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट खाली, पहली बात तो सेल में डील करता है, वो भी खाली गुड्स की। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर एक वाइडर टर्म है, ट्रांसफर के अंदर सेल, मॉर्गेज, गिफ्ट, लीज सब कवर होता है। और ये जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, लेकिन इन सम केसेस के अंदर, कुछ केसेस के अंदर ये मूवेबल प्रॉपर्टी में भी डील करता है। ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, इसलिए मैं कह सकता हूं, मैं एक चीज कह सकता हूं कि जी सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझ आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझ आता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, लिखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है acceptance of one is the rejection of another. Acceptance of one is the rejection of another. Rejection of another. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का होता है जब आप एक चीज एक्सेप्ट करें दूसरी ऑटोमेटिक बाहर हो गई। अच्छा, अगर आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, अगर आप एग्जांपल लेके बात करते हैं, आप कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, कार बेच रहे हो, तो वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगेगा। अगर आप कोई मकान बेच रहे हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। इसका मतलब जब जहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगेगा, और जहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन लगेंगे वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। इसका मतलब दोनों के प्रोविजंस जो हैं वो साथ साथ नहीं चलते, दोनों के अलग अलग चलते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस है ना, वो कंबाइन होते हैं दोनों के साथ ही। अच्छा, अगर आप मकान बेच रहे हो, लैंड बेच रहे हो कि अपनी किसी को, दोनों के बीच, दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा,
तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगेगा प्लस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी लगेगा। और अगर आप कार बेच रहे हो तो कार एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के बीच में, और साथ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। इसका एक चीज समझो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबके साथ लगता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सबके साथ लग जाता है, जहां कॉन्ट्रैक्ट होगा वहां कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। लेकिन ये, और इसका मतलब अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील कर रहे हो तो वहां पे भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर आप डील कर रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों लगेंगे। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो वहां पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों के साथ चिपक के चलेगा, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट साथ साथ नहीं चलेंगे। ये दोनों क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ वन इज द रिजेक्शन ऑफ अनदर। जहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा वहां सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा, और जहां सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा वहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगेगा। अच्छा, आप मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहे हो तो गिफ्ट के प्रोविजन मैंने तुम्हारे को बताया कि मूवेबल और इमूवेबल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में है, तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन लगेंगे गिफ्ट के अंदर, तो फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के नहीं लगेंगे। तो ये दोनों एक्ट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये दोनों एक्ट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब आपको समझ आ गया, एक्सेप्टेंस ऑफ वन इज द रिजेक्शन ऑफ अनदर, जहां एक लगेगा तो वहां दूसरा नहीं लगेगा। आई होप आपको अब इस चैप्टर का जो नाम था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अब आपको शब्द क्लियर होगा ट्रांसफर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है। तो प्रॉपर्टी कई तरीके की होती है, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो अब आपको फर्क समझ आ गया कि मेनली ये एक्ट किस में डील करता है, प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में भी मेनली किस में, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन सम केसेस में मूवेबल में भी। मैंने तुम्हारे को एग्जांपल देके समझा दिया, और व्हाट इज प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे को ये भी समझा दिया। अब हम इसको बुक से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, लेकिन आपका मैंने बेस बनवा दिया कि एक्ट कब लगेगा कब नहीं लगेगा। अब बहुत सारी चीजें इसमें मैं ऐड करूंगा, बुक से पढ़वाना शुरू करूंगा। कुछ चीजें मैं इसमें बुक में करेक्ट भी करवाऊंगा, ऐड करवाऊंगा, कुछ नए, कुछ चीजें कटवाऊंगा जो बेकार है वो ठीक करवाऊंगा अभी तुम्हारे को, लेकिन बेस समझ आ गया आपको। अब इसको बुक से पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब गाइस इस चैप्टर को बुक से पढ़ते हैं, लेकिन बुक से स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीजें कटवा रहा हूं जो इसमें बेकार हैं, और कुछ चीजें शफल कर रहा हूं, बेकार हैं उनको, ये बेकार है, ये कंफ्यूज करेगा तुम्हारे को अभी, क्योंकि टॉपिक अभी है नहीं, आगे आएगा, सिर्फ यहीं तक रखो। आगे लीव्स बट इफ इट इज कवर्ड द एक्ट मस्ट बी अप्लाइड, ये ठीक है। और ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वाला पोर्शन है इसको यहाँ से काट दो, इसको लेके जा रहे हैं आगे, और ये भी करवाऊंगा ये, लेकिन ये आगे लेके जा रहा हूँ मैं। अभी हम ना पहले ना मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक पढ़ेंगे पहले, तो इसको यहाँ होना चाहिए लॉजिकली, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले टॉपिक को यहाँ होना चाहिए, और फिर उसके बाद जहाँ पे मूवेबल इमूवेबल वाला पूरा टॉपिक खत्म हो जाए ना, उसके बाद से स्टार्ट करना है हमारे को डेफिनेशन वाले पोर्शन से। इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन वाले पोर्शन को ना यहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ बस। मैंने और कुछ नहीं करा, जिनके पहले वाली बुक है उन्हीं के अंदर चेंज क्या करना, तुम्हें काटना थोड़ी है, तुम बस इस ऑर्डर में पढ़ना, और क्या है। जिन पे नई बुक आएगी उसमें ये ऑर्डर रहेगा, बस मैंने उठाकर आगे के पीछे करे बस कनेक्टिविटी के लिए। और इसमें भी एक चीज और करनी है, क्या, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी नीचे करो, इससे पहले शब्द आएगा प्रॉपर्टी, है ना, इसको यहाँ पे नीचे कर देते हैं, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पे, यहाँ बस, और ऊपर शब्द डाल देते हैं, हेडिंग डाल देते हैं प्रॉपर्टी। बस इतना ही करना था। अब पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ कटवाना होगा मेरे को बीच में तो कटवा दूंगा, अदरवाइज ओके, ठीक है जी। चलो अब इसको बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है ये, देखो अब तुम्हारा बेस तो बन ही चुका है इस चैप्टर का। क्या कहता है, देखो कहता है द लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अच्छा हम तो डर गए, अच्छा क्या ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ किसमें डील करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसका लॉ। और अब आपको ट्रांसफर का मतलब क्या है ये भी पता है, अब आपको प्रॉपर्टी का मतलब क्या है ये भी पता है। प्रॉपर्टी मींस बंडल ऑफ राइट्स, ट्रांसफर के अंदर आपको पता है वाइडर टर्म है,
इसमें सेल, गिफ्ट, लीज, मॉर्गेज सब कवर होता है। कह रहा है जब ये इंडिया में एक्ट नहीं आया था, बिफोर दिस एक्ट केम इनटू फोर्स देयर वाज प्रैक्टिकली नो लॉ रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। मतलब इस लॉ, ये मतलब ये समझो कि ये इंडिया का फर्स्ट लॉ है जो इंडिया के अंदर आया गया रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इससे पहले वो कह रहे हैं इंडिया में कोई लॉ ही नहीं था, मतलब फॉर्मल लॉ नहीं था। कह रहा थोड़ी बहुत सरकार की रेगुलेशंस थी और थोड़ा बहुत अलग अलग लॉ में जिक्र किया गया था कि अगर किसी का तो कुछ गलत होगा तो उसको जस्टिस मिलेगा, इक्विटी मिलेगा, लेकिन कोई एग्जैक्ट लॉ नहीं था। ये लॉ बाद में लाया गया। और इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो क्या कह रहा है, द एक्ट वाज इनेक्टेड with the object to amend the law relating to transfer of property by act of parties। मतलब वो ये कह रहा है कि एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि पार्टीज जो भी ट्रांजैक्शन कर रही हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसको रेगुलेट करना और टाइम टू टाइम इस एक्ट में अमेंडमेंट लाना, टाइम टू टाइम इस एक्ट में अमेंडमेंट लाना। कह रहा है लेकिन द स्कोप ऑफ एक्ट इज लिमिटेड एज इट इज कन्फाइंड टू ट्रांसफर इंटरवीवर्स, इंटरवीवर्स का मतलब बिटवीन लिविंग पर्सन्स, एंड एक्सक्लूड्स टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट दैट इज ट्रांसफर बाय विल। मैं इसका मतलब समझाता हूं क्या है ये एक्ट। कह रहा है कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा। कह रहा है मान लो ए है और एक बी है, मान लो ये भी जिंदा है, ये लिविंग पर्सन है, और ये भी जिंदा है, ये लिविंग पर्सन है, दोनों जिंदा है। मान लो इसके पास कोई प्लॉट है, मान लो ए के पास कोई प्लॉट है, ए कोई प्लॉट का ऑनर है, तो ए हो गया सेलर एंड बी हो गया बायर, ये बेचना चाहता है। तो जब ये इसको प्लॉट सेल करेगा तो क्या एक सेल डीड बनेगी दोनों के बीच में। अच्छा, क्या ये दोनों बंदे जिंदा हैं? तो जब दो बंदे जिंदा होते हैं दोनों के बीच में जब ट्रांजैक्शन होती है तो उसे हम बोलते हैं इंटरवीवोस। ये दोनों कौन है? इंटरवीवोस हैं। इंटरवीवोस का मतलब होता है जब ट्रांजैक्शन दो जिंदा बंदों के बीच में हो रही है, दोनों के दोनों जिंदा हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरवीवोस। अच्छा, मतलब अच्छा जिंदा बंदों के बीच में हो रही है और ये इफेक्टिव भी ऑन द स्पॉट हो जाएगी। जैसे ही सेल डीड साइन होती है वो इफेक्टिव हो जाती है कि मतलब तुमने बेच दी, सामने वाला मालिक बन गया। अच्छा, इसका मतलब यहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, यहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा। इस वाली ट्रांजैक्शन, ये हमें सिचुएशन 1 बना देते हैं, ये सिचुएशन 1 है। अभी एक सिचुएशन 2 और बताता हूं तुम्हारे को। ये सिचुएशन 1 है, यहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा जब दोनों बंदे जिंदा होंगे और ट्रांजैक्शन इमीडिएटली इफेक्टिव हो रही होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल होगा क्योंकि यहां पे ये इफेक्टिव इमीडिएटली हो रही है। इफेक्टिव कैसे हो रही है? इमीडिएटली। इफेक्टिव कैसे हो रही है? इमीडिएटली। सॉरी, तो यहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा। लेकिन आगे आओ, सिचुएशन 2। सिचुएशन 2 क्या है? मान लो ए जो पर्सन है, बी एक पर्सन है। मान लो ए फादर है, बी एक सन है। मान लो फादर कोई ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी है, मान लो एक प्लॉट है, और ये मिस्टर ए जो है ये ऑनर ऑफ प्लॉट है। ये जो फादर है कौन है? ऑनर ऑफ प्लॉट। ये कहते हैं फादर बेटे के नाम पे एक विल साइन कर रहे हैं। विल हिंदी में बोले तो वसीयत, आपने सुना होगा। विल साइन कर रहे हैं कि भाई जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ये प्रॉपर्टी मेरी है, आफ्टर डेथ, मेरी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी का ऑनर तू बन जाएगा, ऑनर तू बन जाएगा। इसका मतलब तुम समझो, ट्रांजैक्शन तो दोनों बंदे जब जिंदा तब हो रही है, लेकिन ये जो विल है ये इफेक्टिव कब होगी? आफ्टर डेथ ऑफ फादर, आफ्टर डेथ ऑफ फादर। ऐसे केस के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगता। इस सिचुएशन में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब लगता है? जब दोनों बंदे जिंदा हैं और ट्रांजैक्शन दोनों के जिंदा रहते ही इफेक्टिव हो रही है। जैसे यहां पे दोनों जिंदा थे और दोनों के रहते ही इफेक्टिव हो रही थी। सेल डीड में तो ऑन द स्पॉट इफेक्टिव रहती है, लेकिन विल जब बन रही है तो दोनों बंदे जिंदा थे, लेकिन ये इफेक्टिव कब होगी विल? बी उसका मालिक कब बनेगा? बी उस राइट को एंजॉय कब करेगा? आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। तो ये यहां पे ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगता, क्योंकि लॉ कहता है ये इंटर विवो नहीं है। यहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि लॉ कहता है कि ये इंटर विवोज नहीं है, विवोज नहीं है। लॉ कहता है ये इंटरव्यूज नहीं। अच्छा, इंटरव्यूज क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे ट्रांजैक्शन दोनों के जिंदा रहते हुए इफेक्टिव नहीं हो रही, तो बिटवीन लिविंग पर्संस इफेक्टिव नहीं हो रही। तो इंटरव्यू का मतलब है जब दोनों के रहते इफेक्टिव हो जाएगी।
और ट्रांजैक्शन दोनों के रहते ही इफेक्टिव करने के पर्पस के लिए बनाई गई थी। अच्छा एक चीज ऐसा हो सकता है कि मान लो ए ने बी को सेल डीड करी, जैसे उसने सेल डीड पे साइन करे ए की डेथ हो गई। अब मगर ये जो ट्रांजैक्शन इफेक्टिव की गई थी ये तो सेल होते ही इफेक्टिव के लिए की गई थी ना। अब ए मर गया उससे फर्क नहीं पड़ता, तो ये तब इफेक्टिव हो गया क्योंकि यहां पे विल नहीं है, ये सेल डीड है। सेल डीड में तो क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम किसी के मरने के बाद इफेक्टिव नहीं करते, ऑन द स्पॉट इफेक्टिव करते हैं। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन बिटवीन लिविंग पर्संस। जब दोनों बंदे जिंदा होते हैं और ट्रांजैक्शन हो रही है और वो ऑन द स्पॉट इफेक्टिव हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं इंटरव्यूज। तो उसी पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे जो इफेक्टिव होगी आफ्टर डेथ ऑफ द फादर होगी तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इंटरव्यूज नहीं है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो तो बिटवीन लिविंग पर्सन, ये दोनों जिंदा है, लेकिन ये इफेक्टिव अभी नहीं होगी। इफेक्टिव कब होगी? आफ्टर डेथ, तो इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं लगता। और विल के लिए मैं तुम्हें बता दूं नॉलेज के लिए कि विल के लिए इंडिया में अलग से लॉ है। विल के लिए इंडिया के अंदर एक अलग से लॉ है। मैं उस लॉ का नाम लिखवा देता हूँ, क्या है उस लॉ का नाम लिखवा देता हूँ आपको। क्या है विल के लिए इंडिया में लॉ है, इसलिए ये नहीं लगता। उस लॉ का नाम है इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो लिख लो, ये एप्लीकेबल क्यों नहीं होगी? विल्स के ऊपर कौन सा लॉ लगता है? इंडियन सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है। सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है। विल्स के ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, इंडियन सक्सेशन वर्ड बना सक्सेसर से। सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसे मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे को जाएगी तो मेरा बच्चा क्या है? सक्सेसर। क्या है? सक्सेसर। तो इसी को हम बोलते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट। इन चीज के ऊपर सक्सेशन एक्ट डील करता है। विल्स के ऊपर सक्सेशन एक्ट लगता है, इसलिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगता। तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अब देखो वो यही बता रहा है, कह रहा है स्कोप ऑफ एक्ट इज लिमिटेड एज इट इज कन्फाइंड टू इंटरवीव्स बिटवीन लिविंग पर्सन एंड एक्सक्लूड्स टेस्टामेंटरी सक्सेशन दैट इज ट्रांसफर बाय विल। कह रहा है ये विल के थ्रू जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उसके ऊपर नहीं लगता। जो प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग पर्सन ट्रांसफर हो रही है, टेस्टामेंटरी सक्सेशन का मतलब होता है ट्रांसफर बाय विल। तो जो प्रॉपर्टी विल के थ्रू ट्रांसफर हो उनके ऊपर एक्ट नहीं लगता, एक्सक्लूड है वो। जो प्रॉपर्टी लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, जब जिंदा ये दोनों है तब हो रही है तो भी वो इफेक्टिव होगा। और तुम्हारे को मैंने इसकी सेंस बता दी, क्यों? क्योंकि विल्स के लिए सेपरेट एक्ट है इंडिया के अंदर, इसलिए ये नहीं लगता। बाकी नॉर्मल केस के अंदर तो ये लगता ही है। अब इस एक्ट का प्रिएम्बल क्या बोलता है? प्रिएम्बल का मतलब होता है समरी ऑफ द एक्ट। प्रिएम्बल का क्या? समरी ऑफ द एक्ट। कह रहा है इस एक्ट का मेन नेम क्या है? इस लॉ को सिंपल तरीके से डिफाइन करना और इस एक्ट के टाइम टू टाइम सर्टेन पार्ट्स को अमेंड करना, है ना, ताकि अच्छा। और इसका काम और क्या है? टू कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब क्या है? इससे पहले जो इंडिया में लॉ चल रहे थे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि कोई फॉर्मल लॉ तो था नहीं, कोई एक्ट तो था नहीं, अलग अलग जगहों पे थोड़ी थोड़ी रेगुलेशन दी हुई थी, तो उन सबको कंसोलिडेट करके एक ही लॉ बनाया गया जिसका नाम क्या था? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम समझते हैं टर्म प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है। कह रहा है प्रॉपर्टी एक वाइडर टर्म है। कह रहा है प्रॉपर्टी इस एक्ट का सब्जेक्ट मैटर है, मतलब मुद्दा है। इस एक्ट में जो पूरा फोकस है वो किस पे है? प्रॉपर्टी पे है। और कह रहा है प्रॉपर्टी का मतलब है राइट ऑफ ऑनरशिप, या फिर आप किसी को ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो या कोई एनी लेस राइट कार्व्ड आउट। कार्व्ड आउट का मतलब निकाल कर देना आउट ऑफ ऑनरशिप, एग्जांपल मॉर्गेज राइट। अच्छा एक बात बताओ, मेरी प्रॉपर्टी है, या तो मैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेच दूं तो इसका मतलब मैंने राइट ऑफ ऑनरशिप ट्रांसफर करा है। मैं उसको पूरी प्रॉपर्टी को नहीं बेच रहा, लेकिन मैं सामने वाले को उसमें से कुछ लिटिल अधिकार दे रहा हूं कि वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। एग्जांपल, मैं सामने वाले को प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा हूं, मैं सामने वाले को प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा हूं, रेंट पे दे रहा हूं। तो ये क्या है? ये लेस राइट है, एनी लेस राइट कार्व्ड आउट ऑफ ऑनरशिप। मतलब मैंने ऑनरशिप में से थोड़ा बहुत राइट निकाल कर सामने वाले को एंजॉय करने के लिए दिया, लेकिन मालिक मैं ही हूं। तो कह रहा है दोनों केस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारे को वैसे ही पता है, मैंने तुम्हारे को बताया ही था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सब पे ही लगेगा। मैंने तुम्हारे को ये बात बताई थी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सब पे ही लगेगा। मैंने तुम्हारे को बात बताई थी कि आप सेल करो तब भी लगेगा, मॉर्गेज करो तब भी लगेगा, कुछ भी करो सब पे ही लगेगा, है ना। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इस एक्ट के कुछ पार्ट्स बता रहा है, मैं इसको नीचे पैराग्राफ को नीचे डालता हूं, थोड़ा सा इसको खोल के देखते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएगा। द एक्ट डील्स विद वेरियस ट्रांसफर्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड lays down general principles relating to transfer both movable and immutable property। ये बात आई ना निकल के, इंपॉर्टेंट। फिर आगे आएंगे, अभी और पढ़ेंगे।
फिर दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए डील्स विद दिस, पार्ट बी डील्स विद दिस। ठीक है, चलो जी, अब इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है वो। बोल्ड कर दिया मैंने। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये हो गया। द फर्स्ट टास्क इज टू डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है जी, बस कुछ नहीं करा है मैंने, उस पैराग्राफ को थोड़ा सा खोल के लिखा है, थोड़ा सा पढ़ना अच्छा लगेगा, और तो क्या ही है ना। अब पढ़ो। द एक्ट डील्स विद, ठीक है जी, पढ़ो क्या कहता है। कहता है एक्ट किस में डील करता है, कहता है वेरियस स्पेसिफिक ट्रांसफर्स रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। कह रहा है मेन फोकस इसका इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है, लेकिन इस एक्ट के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स मूवेबल इमूवेबल दोनों में भी डील करते हैं। क्या मैंने बात पहले बता दी थी स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर स्टार्ट करा था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो प्योरली मूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, मूवेबल की सेल्स पे। लेकिन अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करें तो ये इमूवेबल सेल की बात करें अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की, या इमूवेबल प्रॉपर्टी का आप कुछ भी करो, सेल, मॉर्गेज, लीज, तब तो यही लगेगा। लेकिन कुछ केसेस में मूवेबल पे भी लगता है, मैंने तुम्हारे को बताया था एग्जांपल, मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दिया था मॉर्गेज वगैरह का, या सॉरी एग्जांपल मैंने तुम्हारे को दिया था गिफ्ट वगैरह का, कि अगर आप कोई गिफ्ट कर रहे हो मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह तो उसके लिए सेल, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही लगता है। तो मैंने तुम्हारे को बताया था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो मेनली मूवेबल पे लगता है, लेकिन कुछ केसेस में मूवेबल पे भी लगता है, लेकिन जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो खाली मूवेबल पे ही लगता है। और दूसरी चीज मैंने ये भी बताई थी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट खाली सेल में डील करता है, लेकिन ये सब में डील करता है, सेल, मॉर्गेज वगैरह वगैरह, सारी बात तुम्हारे को मैंने बता दी थी। फिर कह रहा है इस एक्ट का एक चैप्टर 2 है, वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट ए एक पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो दोनों चीजों में डील करता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों में, उसमें सेक्शन 5 से लेकर 37 तक डील करेंगे, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। और पार्ट बी खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करता है, जिसके लिए सेक्शन 38 से लेकर 53A तक है। तो समझ आ गई बात। इसका मतलब इस एक्ट के जो सेक्शन 5 से लेकर 37 तक हैं वो दोनों के लिए कॉमन है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों के लिए है। और इस एक्ट के जो सेक्शन 38 से लेकर 37 तक तो ऊपर कवर हो गए, 53A तक है वो स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्रोविजंस। इस एक्ट के प्रोविजन स्पेसिफिकली किसके लिए हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। तो इसको भी बोल्ड कर देते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ो। The other chapters of the act deals with transfers such as sales, mortgage, lease, gift, exchange, actionable claims। कह रहा है इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस भी हैं इन दोनों पार्ट के अलावा, जो सेल, मॉर्गेज, लीज, गिफ्ट में डील करते हैं। कह रहा है उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और कह रहा है लेकिन मेन फोकस चैप्टर का किस पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ केस में मूवेबल में भी डील करता है। तो कह रहा है सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंस बिटवीन मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मूवेबल इमूवेबल क्या मैंने तुम्हारे को बताई थी कि इमूवेबल का एग्जांपल क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग। मूवेबल का एग्जांपल क्या होता है, कार, ज्वेलरी। लेकिन मैंने तुम्हारे को भी ये भी बताई थी बात कि कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी भी इमूवेबल ट्रीट हो जाती हैं। वो होती तो मूवेबल नेचर की हैं, लेकिन वो ट्रीट क्या होती हैं, इस लॉ के अकॉर्डिंग इमूवेबल ट्रीट होती हैं। एग्जांपल मैं तुम्हारे को बताया विंडो, मैंने तुम्हारे को बताया था डोर्स, मैं तुम्हारे को बताया था गेट, ये जो लगे होते हैं घर के अंदर। क्या ये सब वैसे तो मूवेबल प्रॉपर्टी जब तक ये दुकान पे बिक रही है, लेकिन एक बार जब ये घर में आके फिक्स हो गई तो उसके बाद ये इमूवेबल कहलाएंगी। फिर ये क्या कहलाएंगी, इमूवेबल कहलाएंगी। क्या ये बात मैंने पहले ही बता दी थी अभी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, स्टार्टिंग में बुक से स्टार्ट करने से पहले। यस। अच्छा, एक चीज और कहता है, जैसे अब इसमें फिर वो खेत वाला एग्जांपल भी देगा। कह रहा है मान लो ट्रीज है, कह रहा है वो ट्रीज जब तक खेतों में लगे हुए हैं और हम अगर पूरे खेत का डील कर ले तो वो ट्री जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। लेकिन अगर हम उसे एक बार काट के टिम्बर बना देंगे तो फिर वो मूवेबल कहलाएगा, फिर उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। क्या ये वाली बात भी हमारे को पहले से पता है, ऑलरेडी ये बात हमारे को पता है। और मैं तुम्हारे को ये भी बताई थी बात कि इस एक्ट के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन नहीं है, ना इस एक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन है। मैं तुम्हारे को बताता हूं इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो मेनली डिफाइन है वो कौन सा, कहां पे डिफाइन है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जनरल क्लॉजेज एक्ट में डिफाइन है। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन है ना,
वो से या तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है, गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इंडिया में एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी को अलग से भी डिफाइन किया हुआ है। जरा पढ़ते हैं क्या है। पहले मूवेबल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तुम्हें अभी ऑलरेडी पता है सब, सिर्फ मैं रीड करवा रहा हूं तुम्हारे को, मैंने सारा बेस बनवा दिया था। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी, ना तो वो मूवेबल बताता है, therefore it is to be defined to help the other statutes, other statutes मतलब अदर लॉ की हेल्प लेनी पड़ेगी। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं है। अच्छा यहाँ तो मूवेबल की क्या, इमूवेबल की भी नहीं है, तुम्हारे को दिखाऊंगा ये देखो। द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी इज आल्सो नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट, मतलब ले देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ना तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी हुई है। तो कह रहा है हमें अदर लॉज की हेल्प लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इट हैज बीन डिफाइंड इन जनरल क्लॉजेज एक्ट so as to mean property of every description except immutable property। मतलब देखो तुम कितनी घटिया डेफिनेशन दी हुई है। जनरल क्लॉजेज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। ओहो हम तो डर गए। अरे भाई कह रहा है तो जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में मूवेबल इमूवेबल की डेफिनेशन दी हुई है, और जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्या लिखा हुआ है, जो प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं है तो वो क्या है, मूवेबल है। तो इसका मतलब हमें पहले जनरल क्लॉज एक्ट में ये पढ़ना पड़ेगा कि इमूवेबल क्या है, अभी उसको नीचे जाके पढ़ेंगे। तो ले देखिए इमूवेबल की जब हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे जनरल क्लॉज एक्ट की, तो जो प्रॉपर्टी इमूवेबल में आएंगी वो इमूवेबल है, जो उसके अलावा बच गई वो सब क्या कहलाएंगी, मूवेबल कहलाएंगी। जो उसके अलावा बच गई वो सब क्या कहलाएंगी, मूवेबल कहलाएंगी। तो जनरल क्लॉज एक्ट ये बोलता है कि जो भी प्रॉपर्टी इमूवेबल नहीं है तो फिर वो क्या है, मूवेबल है, फिर वो क्या है, मूवेबल है। अब इसको पढ़ो क्या बोलता है। लेकिन कह रहा है रजिस्ट्रेशन एक्ट डिफाइन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी को, और वो ये बोलता है मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, अच्छा मींस नहीं लिखा, क्या लिखा है, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब है जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या बताया, कहता है एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। क्या ये वही सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाली गुड्स की डेफिनेशन से कॉपी मारा इन्होंने। तुमने जब मैडम ने तुम्हारे को सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन पढ़वाई थी स्टार्टिंग में, तो मैंने तुम्हारे को सेल ऑफ गुड्स एक्ट की डेफिनेशन करवाई थी, जब गुड्स की डेफिनेशन करवाई तो क्या मैंने तुम्हारे को बताया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा हुआ है गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास। और गुड्स का मतलब ही मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, और गुड्स के अंदर स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास कवर होती है। क्या यही चीज यहाँ पे भी उन्होंने कवर कर दी। तो इसने ये बोला, रजिस्ट्रेशन एक्ट ने भी सेम बोला है कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है हर वो प्रॉपर्टी जो इमूवेबल नहीं है, लेकिन क्या क्या कवर होगा, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास। अच्छा क्या एक बात बताओ, टिम्बर एक बार लकड़ कट गई तो क्या वो ऑब्वियस सी बात है क्या वो मूवेबल हो जाएगी, यस। क्या ग्रोइंग क्रॉप्स, अच्छा क्रॉप्स तो हम उगाते हैं किस लिए, काटने के लिए। ग्रास जो हम उगाते हैं वो किस लिए, काटने के लिए। अब मैंने तुम्हारे को बताया था ये सब मूवेबल है क्योंकि ये सब कटेंगी। हाँ लेकिन अगर मैं लगी लगाए खेत का डील कर लूं, मैंने तुम्हारे को भी बताई थी, अगर मेरे एक बगीचा है मेरा, उसमें 100 पेड़ लगे हुए हैं आम के, एक एक मैं उन पेड़ों को काट दूं तो वो क्या कहलाएंगे, मूवेबल। लेकिन अगर मैं लगे लगाए बगीचे के साथ डील कर लूं, पेड़ के साथ, मतलब मैं जमीन भी बेच रहा हूं साथ में मैं लगे लगाए पेड़ बेच रहा हूं, मैं काट नहीं रहा, तो अब वो पेड़ क्या कहलाएंगे, इमूवेबल कहलाएंगे। तो वो क्या कहलाएंगे, इमूवेबल कहलाएंगे। सेम ऐसे ही ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को लेकर भी है। अगर मैं लगी लगाई ग्रास और लगी लगाई क्रॉप्स काटू ना और लगी लगाई छोड़ दूं और साथ में मैं खेत की डील कर लूं तो वो, और पूरा खेत बेच दूं एज इट इज, तो वो क्या कहलाएगी, इमूवेबल। लेकिन अगर मैंने काट के बेचूंगा तो वो क्या कहलाएंगी, मूवेबल। तो कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ लॉ मूवेबल प्रॉपर्टी समटाइम्स रिगार्डेड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये देखो बात मैंने तुम्हारे को बताई थी। कह रहा है कई बार मूवेबल प्रॉपर्टी भी इमूवेबल मानी जाती है। दिस में हैपन व्हेन अ थिंग ऑफ चैटल, चैटल का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी, चैटल का मतलब ही क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी इज अटैच्ड और एम्बेडेड टू द अर्थ। मतलब वो ये कह रहा है कि कई बार मूवेबल प्रॉपर्टी भी इमूवेबल मान ली जाती है। क्या, अच्छा अगर आप उसको क्या कर दोगे, अगर आप उस चैटल को मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर दोगे, एम्बेड कर दोगे अर्थ में, एम्बेड का मतलब तो चुनवा देना, तुम जमीन में ही खुदवा दोगे। अच्छा एक बात बताओ, जो बड़े बड़े पिलर होते हैं, पिलर वो ईंटों से बनते हैं, जब तक ईंट खाली बिक रही है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर उन ईंटों से पिलर बना दिया हमने और उसको जमीन में चुनवा दिया तो क्या वो एम्बेडेड हो गया अर्थ के अंदर, तो क्या वो पिलर इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा, यस। सेम अगर कोई चीज परमानेंटली अटैच कर दी, अच्छा जैसे विंडो है, गेट है, क्या हम इनको रोज निकालते हैं, एक बार फिक्स कर दिया तो कर दिया, कर दिया तो कर दिया, तो क्या ये भी इमूवेबल कहलाएंगी, यस। इसका मतलब वो कह रहा है कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी हैं कि वैसे वो मूवेबल हैं, लेकिन अगर हम उनको परमानेंटली अटैच कर देंगे, एम्बेड कर देंगे, चुनवा देंगे अर्थ के अंदर, तो क्या कहलाएंगी, इमूवेबल कहलाएंगे। वो मूवेबल भी क्या कहलाएंगी, इमूवेबल कहलाएंगी। क्या ये बात तुम्हारे को पहले से पता थी, यस। अब वो नीचे एग्जांपल देके बता रहा है। फॉर इंस्टांस देखो, पहले मैं इसको अंडरलाइन करता हूं, समटाइम्स मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। For instance,
इफ अ मशीनरी और अ प्लांट इज इंस्टॉल्ड ऑन द लैंड, अगर आप कोई मशीनरी और प्लांट को लैंड पे इंस्टॉल करवा रहे हो, द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द मशीनरी और प्लांट इज मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, कोई बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, आप उसको जमीन पे लगवा रहे हो, इंस्टॉल करवा रहे हो, तो क्या वो मशीनरी प्लांट क्या वो मूवेबल कहलाएगा, इमूवेबल? तो इसका सिंपल सा आंसर है, तुम क्या आंसर दोगे कि अगर हमने उसको परमानेंटली फिक्स करवा दिया है, अब हम उसको वहां से हिलाएंगे नहीं, मतलब लाइफ टाइम के लिए करवा दिया है। बड़ी तुमने देखोगे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं जहां पे प्रोडक्शन होती है, वो प्लांट वहीं फिक्स होते हैं, उसे मिलाते नहीं है वहां से, जब तक अनलेस एंड अनटिल हम फैक्ट्री ना तोड़े, फैक्ट्री वहां से ना हटा दें, वरना वो फिक्स ही रहते हैं वहां पे, तो वो इमूवेबल कहलाएगा। भले वो प्लांट मूवेबल था, वहां पे लाकर फिक्स कराए, लेकिन वो इमूवेबल कहलाएगा। लेकिन अगर हमने उसे टेम्परेरी बेस पे फिक्स करा, आज निकाला, कल आज लगाया, कल हटा दिया, तो वो मूवेबल कहलाएगा। तो देखो यही बता रहा है। तो कह रहा है इफ द मशीनरी और प्लांट इज इंस्टॉल्ड ऑन द लैंड, द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द मशीनरी और प्लांट इज मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वो मशीनरी और प्लांट मूवेबल है या इमूवेबल है। तो कहता है, अब वो नीचे क्या बता रहा है देखो, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर सच अ थिंग, और चैटल का मतलब वही मूवेबल प्रॉपर्टी, इज एन इमूवेबल नॉट, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल मानी जाएगी या नहीं। इट इज टू फाइंड आउट द एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब होता है उसको फिक्स करना, अटैच करना। एनेक्सेशन का मतलब होता है अटैच करना या फिक्स करना। फिक्स करना कह लो या अटैच करना कह लो। तो कहता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर सच थिंग और चैटल इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी और नॉट, इट इज टू फाइंड आउट वेदर द एनेक्सेशन ऑफ द थिंग एंड द ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ द सच एनेक्सेशन। तो कह रहा है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल मानी जाएगी नहीं, तो आप ये देखो उसका पर्पस क्या है फिक्स करने का, और मैंने तुम्हारे को बता दिया अगर पर्पस परमानेंटली फिक्स करने का है तो वो इमूवेबल है, लेकिन अगर पर्पस टेम्परेरी फिक्स करने का है तो वो क्या है, मूवेबल। तो देखो ये क्या कह रहा है, अगर आपका पर्पस परमानेंटली लैंड के ऊपर फिक्स करने का है तो वो इमूवेबल है, लेकिन अगर आपका पर्पस टेम्परेरी बेसिस पे फिक्स करने का है तो फिर वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। आ गई बात समझ? ये अब आपको बात समझ आती है, ठीक है जी। Thus, where the piece of land is installed a bone mill along with the machinery being held by iron bars which have been dug to be considered depth and it is permanent fixture। कह रहा है वो, अच्छा तुमने देखा होगा ना बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, उनके साइड में उनको चुनवा दिया जाता है, बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध के फिक्स करवा दिया जाता है परमानेंटली। अब उनको आप निकालोगे थोड़ी वहां से, बड़े बड़े पिलर्स के साथ बंधवा दिया उनको, है ना, और उनको फिक्स करवा दिया परमानेंटली, तो वो इमूवेबल कहलाएगी। लेकिन अगर टेम्परेरी बेस पे लगवा रहे हो, अभी आज रखा मशीन को, कल उठाकर कहीं और कर दोगे तो वो मूवेबल कहलाएगी। खत्म हो गया बात। अब आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब मैंने तुम्हारे को बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो इस एक्ट में तो डिफाइन है नहीं। मैंने तुम्हारे को अभी भी बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इस एक्ट में तो डिफाइन है नहीं। तो अब जरा पढ़ते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इस एक्ट में डिफाइन तो है नहीं, तो फिर क्या है, जरा समझते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइन है। मैं तुम्हारे को, वैसे मैं तुम्हारे को सब समझा चुका हूँ, तुम्हारे को सब पता है, अब तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन अब तुम खिलाड़ी आदमी हो चुके हो, लेकिन स्टिल समझते हैं, पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी इज आल्सो नॉट डिफाइंड अंडर द एक्ट, हाउएवर इट इज डिफाइंड इन द नेगेटिव सेंस एज द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास एटसेट्रा। मतलब वो कह रहा है इस एक्ट में ये तो नहीं डिफाइन कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, लेकिन इस एक्ट में ये जरूर लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर नहीं होगा। वो इस एक्ट में ये लिखा हुआ है, कह रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास कवर नहीं होगी। ये तो हमें पता ही क्यों नहीं कवर होगी, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि ये चीजें कहां कवर होती हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कवर होती हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो यहां तो कवर होंगी नहीं। अब वो ये बता रहा है, कह रहा है स्टैंडिंग टिम्बर आर ट्रीज। स्टैंडिंग टिम्बर किसको बोलते हैं, ट्रीज को, फिट फॉर द यूज ऑफ बिल्डिंग और रिपेयरिंग हाउसेज। जब हम काट चुके हैं जिन ट्रीज को और अब उसी से टिम्बर बनी है, तो कह रहा है वो हाउस बनाने के काम आएगा या बिल्डिंग में काम आएगा, तो वो इसलिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है और वो इमूवेबल नहीं कहलाती, इसलिए वो यहाँ नहीं आएगी। और आपने पढ़ लिया था इमूवेबल में। लेकिन वो कह रहा है जो ट्रीज, लेकिन कह रहा है इसकी एक्सेप्शन क्या है कि जो ग्रोइंग ट्रीज होते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मैंने तुम्हारे को एक बात ऑलरेडी बता दी थी कि जब तक वो पेड़ ग्रो होकर जमीन पे ही लगा हुआ है और आपने उसे काटा नहीं है और आप उस खेत की लगे लगाए पेड़ों के साथ डील कर रहे हो, तो वो इमूवेबल है। लेकिन एक बार आपने उस पेड़ को काट दिया, अब आप उसको बिल्डिंग पर्पस के लिए, सोफा, घर में जो फर्नीचर वगैरह बनता है उसके लिए यूज कर रहे हो, तो वो स्टैंडिंग टिम्बर कहलाएगी, वो टिम्बर बन गई है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी, फिर वो इमूवेबल नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट आता है ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब क्या है, जो खेतों में क्रॉप्स उग रही है, वेजिटेबल्स लाइक पान लीव, शुगर केन वगैरह वगैरह। क्या ये भी क्या है, ये ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह भी क्या है, ये ग्रास वगैरह भी क्या है, क्या ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल है, ये मूवेबल नहीं है।
अब वो कह रहा है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर इमोरल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, और वो भी बट नॉट एग्जॉस्टिवली। एग्जॉस्टिवली का मतलब होता है एक्सक्लूसिवली, मगर एक्सक्लूसिवली डिफाइन नहीं करा, इंक्लूसिवली डिफाइन करा है। इंक्लूसिवली का मतलब होता है कि जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। जो लिखा है, एक देखो दो तरीके की डेफिनेशन होती है ना, देखो तुम्हारे को याद होगा मैंने बताई थी ये बात, तुम्हें किसी और एक्ट में बताई होगी। एक होती है मीन्स और एक होती है इंक्लूड्स। मीन्स का मतलब होता है एग्जॉस्टिव, फाइनल। एग्जॉस्टिव बोल लो या एक्सक्लूसिव बोल लो, कि जो लिख दिया वही मानना है, उसके अलावा और कुछ नहीं मानना। जैसे आप लोगों ने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी होगी कंपनी लॉ में, तो वहां पे लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी मींस, जिसके आर्टिकल में 3 रिस्ट्रिक्शन होती है, तो मतलब वो फाइनल डेफिनेशन है, जो लिख दिया वही मानना, उसके अलावा कुछ नहीं मानना। लेकिन इंक्लूड्स का मतलब होता है इंक्लूसिव, जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो दो तरीके से डेफिनेशन स्टार्ट होती है, दिस मींस दिस दिस दिस, दिस इंक्लूड्स दिस दिस दिस। तो जहां मींस लिखा है मतलब जो लिख दिया वही फाइनल, जहां इंक्लूड्स लिखा है मतलब जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, बात समझ आ गई जी। तो अब वो क्या बोलता है, कहता है द जनरल क्लॉज एक्ट डिफाइंस द टर्म इमोरल प्रॉपर्टी बट नॉट एग्जॉस्टिवली। एक्सक्लूसिवली नहीं, एग्जॉस्टिवली डिफाइन नहीं करता, वो इंक्लूसिवली डिफाइन करता है। इमोरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या बोलता है जनरल क्लॉज एक्ट, इमोरल प्रॉपर्टी कह रहा है शैल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। अच्छा, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड मींस मान लो तुम्हारी लैंड है, तुमने उस लैंड को रेंट पे दे दिया, तो क्या वहां पे रेंट कलेक्ट होगा, उस लैंड के ऊपर रेंट कलेक्ट होगा, तो क्या वो जमीन से निकला हुआ बेनिफिट है, आपकी जमीन से बेनिफिट मिल रहा है आपको, बेनिफिट राइजिंग ऑफ लैंड। ये कह रहा है थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्ट टू द। अच्छा, ऐसी चीजें जो आपने जमीन में अटैच करी है, परमानेंटली फिक्स कर दी है। अच्छा, वही वाला एग्जांपल मैंने तुम्हारे को भी पिलर वाला एग्जांपल दिया, तुमने पिलर लगा दिया, कोई बड़ी बड़ी मशीनरी है, उसको जमीन में परमानेंटली फिक्स करवा दिया, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी इमोरल प्रॉपर्टी कहलाएगी? यस। तो इसका मतलब 3 चीजें कवर हो रही है इमोरल प्रॉपर्टी में। एक तो ऑब्वियसली बात है लैंड तो कवर हो ही रही है, दूसरा बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड, जैसे एग्जांपल रेंट। अच्छा, इसका मतलब रेंट जो है वो इमोरल प्रॉपर्टी से डिराइव हो रहा है ना, बेनिफिट है, तो वो इमोरल प्रॉपर्टी कहलाएगा। रेंट का जो पैसा है वो इमोरल प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो इसका मतलब रेंट को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है इंडिया में, तो आपको पता है एक तो रेंट कंट्रोल एक्ट है, वो तो लगेगा, साथ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी लगेगा। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, 3 चीजें कवर होती हैं इमोरल प्रॉपर्टी में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर, इंक्लूड का मतलब है जो लिखा है वो तो, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। मेनली उसने 3 चीजें कवर करी, एक तो लैंड, दूसरा बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड, एग्जांपल मैंने लिखवा दिया रेंट वगैरह, और तीसरा जो थिंग्स अटैच की गई है जमीन पे, तो ये वो चीजें होती है जो मूवेबल है लेकिन आपने उसको परमानेंटली फिक्स करवा दिया जमीन में। या जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, अच्छा ट्रीज जो होते हैं क्या वो भी अटैच टू द अर्थ हैं? आपने एक क्रॉप डाली होगी, आपने उसमें क्या करा होगा, जमीन के अंदर वो डाली होगी, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बीज बोया होगा तो ट्री उगा होगा। तो वो बीज जो था, वो जो बीज आपने जमीन में डाला था वो तो मूवेबल था, लेकिन उस बीज से जो ट्री उग गया, सीड जिसको बोलते हैं, तो आपने जब सीड जो होती है वो तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जब आपने सीड को जमीन में डाला और उसके बाद उसके ऊपर ट्री उग गया, तो वो ट्री क्या कहलाएगा, इमूवेबल कहलाएगा। अब आता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इंक्लूड्स अंडर द इमोरल प्रॉपर्टी द बेनिफिट टू राइज ऑफ द लैंड, बेनिफिट राइज ऑफ द लैंड, एग्जांपल रेंट, हेरिडिटरी अलाउंसेस। अच्छा, हेरिडिटरी अलाउंसेस क्या होते हैं, जो आपको पुश्तों से मिल रही है चीजें, आपको पुश्तों से। हेरिडिटी क्या होता है, कहते हैं ना पीछे से बेनिफिट्स मिलते आ रहे हैं, आपको जो पहले से चीजें मिलती आ रही हैं। राइट ऑफ वे, आने जाने का रास्ता, लाइट रोशनी। फेरी पता है क्या होता है, फेरी एक स्मॉल शिप होता है। फेरी क्या होता है, एक स्मॉल शिप जो विद इन द टेरिटरी मूव करता है। अच्छा, इंडिया के अंदर घूम रहा है तो वो इमूवेबल कहलाएगा। अच्छा, अगर वही शिप इंडिया से बाहर जाएगा तो वो मूवेबल कहलाएगा। फेरी होती है छोटी शिप जो इंडिया के अंदर रहती है, तो जब तक वो इंडिया के अंदर है तो वो इमूवेबल है, लेकिन वो इंडिया से बाहर जाएगी तो मूवेबल। इसका लॉजिक समझ आ रहा है? अच्छा, एक शिप है, वो वैसे तो घूमता फिरता रहता है, लेकिन क्या वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर रहेगा, तो इसका हमने उसकी एक टेरिटरी फिक्स कर दी कि वो इससे बाहर मूव नहीं होगा, तो इसलिए हम उसे इमूवेबल बोल रहे हैं कि वो इंडिया के अंदर रहेगा तो वो फेरी है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मतलब तुम समझो कि क्या तुम्हारे को लगेगा इमूवेबल है, लेकिन लॉ इसे इमूवेबल मान रहा है, तो तुम्हें इमूवेबल ही मानना है। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, तो हमने ऊपर पढ़ी, तो जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो जनरल क्लॉज एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। ये जो दूसरी डेफिनेशन दी हुई है ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग दी हुई है इमोरल प्रॉपर्टी की। और इसने क्या बोला कि इमोरल प्रॉपर्टी में ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन, इसमें क्या क्या कवर है इन्होंने बताया। एक तो वही बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड कवर है, हेरिटेज अलाउंस कवर है, राइट ऑफ वे, आने जाने का रास्ता। अच्छा, तुम किसी को घर देते हो, घर बेचते हो, तो क्या सीढ़ियां साथ में देते हो, आने जाने का रास्ता है ना। तुम किसी को मकान बेच रहे हो तो आने जाने की जो रोड है जिसमें से वो अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाएगा, क्या वो रोड आने जाने का रास्ता साथ देते हो? यस, ऑब्वियस सी बात है। तुम किसी को थोड़ी बोलोगे घर तेरा, सेकंड फ्लोर तेरा, लेकिन सीढ़ियां तेरी नहीं है, सीढ़ियां मेरी है ना, तो सीढ़ियों में जाएगा नहीं, कूद क्या ऐसा तो नहीं कहोगे ना, आने जाने का रास्ता हो गया। फेरी समझ आ गया। फेरी क्या होता है, एक स्मॉल शिप होता है जो इंडियन टेरिटरी के अंदर रहती है। तो अगर वो इंडियन टेरिटरी के अंदर है तो वो इमूवेबल है, इंडियन टेरिटरी से बाहर जाएगी तो मूवेबल। नेक्स्ट होता है फिशरी। अच्छा, तुम इंडिया के अंदर फिशेज होती है ना, फिशेज पॉन्ड होते हैं, तालाब बने होते हैं,
तो क्या वो जमीन में जो तालाब बने हुए हैं उनके अंदर जो मछलियां पैदा होती हैं, लोग आपको पता है फिशरी का काम करते हैं, क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में अराइज हो रही है कि तालाब जो एक पॉन्ड जो है वो इमूवेबल है, उसके अंदर पानी के अंदर मछलियां पैदा हो रही हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, फिशरी का जो राइट है वो भी क्या कहलाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो कह रहा है इफ द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एज गिवन इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जनरल प्रोजेक्ट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट आर व्यूड टुगेदर। तो कह रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को वैसे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, अब आपने देख लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी को कहां डिफाइन किया गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है और जनरल क्लॉज एक्ट में डिफाइन किया गया है। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या कवर नहीं होता, ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रास कवर नहीं होता। उन्होंने एक्सक्लूसिव डेफिनेशन मतलब एक्सक्लूजन वाली डेफिनेशन बताई उन्होंने कि क्या क्या कवर नहीं होगा, उन्होंने ये नहीं बताया क्या क्या कवर होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने उन्होंने बोला क्या क्या कवर नहीं होगा, लेकिन जनरल क्लॉज एक्ट ने और रजिस्ट्रेशन एक्ट ने बताया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या कवर होगा। तो कह रहा अगर हम तीनों को जोड़ दें, अगर हम तीनों को जोड़ के कंबाइन इफेक्ट पढ़े तो क्या निकल के आता है, तो इससे क्लियर होके आता है कि इट इज एविडेंट दैट दे डू नॉट से व्हाट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये तीनों एक्ट मिलकर ये नहीं बोलते कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, ये एग्जैक्टली नहीं बताते क्या है, ये बताते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड होगा और क्या एक्सक्लूड होगा। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने बताया कि क्या क्या एक्सक्लूड होगा, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, और जनरल क्लॉज एक्ट ने ये बताया कि क्या क्या कवर होगा, लैंड, बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड। रजिस्ट्रेशन एक्ट ने भी यही बताया कि क्या क्या कवर होगा, बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड, राइट टू वे, फिशरी वगैरह वगैरह। तो इसका अलावा देखो क्या कह रहा है, स्टिल रीडिंग द डेफिनेशन इन द एक्ट 1 एंड जनरल क्लॉज एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी फाउंड टू इंक्लूड लैंड, बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड, जैसे बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड के एग्जांपल देखा, सच एज रेंट, एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ लाइक ट्रीज, बिल्डिंग्स, बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो इसने पता क्या करा, देखो तीनों डेफिनेशन का कंबाइन क्रक्स निकालकर क्या बताया। तो अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझे तो क्या मतलब है उसका, कि उसमें लैंड कवर होगा, बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड कवर होगा, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ कवर होंगी, मगर टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास कवर वगैरह नहीं होंगी। लेकिन वो यही कह रहा है कि बट द लास्ट थ्री थिंग्स मतलब वही टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास व्हिच आर सेवरेबल। सेवरेबल का मतलब होता है सेपरेटेबल, सेपरेटेबल। सीवरेबल का मतलब होता है सेपरेटेबल। From the land on which they stand and therefore they are not included in the term immovable property। obvious सी बात है, क्योंकि जो टिम्बर आपने जमीन से काट दी, क्रॉप्स और ग्रास को आपने जमीन से काट दिया, वो सेपरेटेबल है, वो सेपरेट कर दी हमने उनको काट के, सेपरेटेबल थी तो उनको हमने काट के सेपरेट कर दिया, तो वो इमूवेबल नहीं कहलाएंगी, आर नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कह रहा है द मीनिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें लैंड कवर होता है, बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड कवर होते हैं, या कोई ऐसी चीज जो परमानेंटली फास्टन करे। तीनों का मतलब बता रहा है, देखो अटैच टू द अर्थ है ना, लिखा था ना, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। अब अटैच टू अर्थ का मतलब बता रहा है कि कोई चीज आपने रूट करी है, जैसे ट्री वगैरह उगाए जमीन के अंदर, या आपने कोई चीज दीवार में चुनवा दी, एग्जाम्पल वॉल और बिल्डिंग के अंदर, वॉल्स और बिल्डिंग के अंदर आपने कोई चीज चुनवा दी, जैसे मैंने तुम्हारे बताया गेट और विंडो वगैरह, तो वो अटैच टू द अर्थ में आ जाएंगी। थिंग्स रूटेड इन द अर्थ के अंदर क्या आ जाएंगे, वो ट्रीज वगैरह। थिंग्स एम्बेडेड, एम्बेडेड मींस जो चुनवा दी गई, वही खोल खोल के बता रहा कि हाउस के अंदर जो हम बहुत सारी चीजें लगवाते हैं वो मूवेबल होती है, लेकिन वो इमूवेबल कहलाएंगी। अब अटैच का मतलब बता रहा है, देखो अटैच का मतलब क्या है कि घर में जो हम डोर लगाते हैं, विंडोज लगाते हैं हाउस के अंदर, वो परमानेंटली फिक्स होती हैं। तो वो क्या कह रहा है, बट द अटैचमेंट मस्ट बी इंटेंडेड टू बी परमानेंट। देखो आ गई ना, परमानेंटली फिक्स हो गई तो वो क्या कहलाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब एक केस स्टडी है, अब वो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखो वो क्या कह रहा है, ए ने बी को एक अधिकार दिया 700 रुपए का, टू कैच एंड कैरी अवे फिश फ्रॉम हिज लेक। अच्छा एक बात बताओ, लेक का मतलब क्या है, तालाब है ना, अच्छा पॉन्ड बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो ए का एक तालाब है, पॉन्ड है, उसके अंदर ए ने बी को अधिकार दिया कि तुम मेरे को 700 रुपए दे, मैं तेरे को अपने पॉन्ड से मछली पकड़ने का अधिकार दे रहा हूं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि राइट टू फिशरी, जो भी हमने फिशरी वाली चीज पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी, रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ी थी ना, रजिस्ट्रेशन एक्ट वाला ये रहा। रजिस्ट्रेशन एक्ट में हमने पढ़ी थी कि फिशरी का जो अधिकार है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाता है, क्योंकि फिशरीज पैदा कहां पे हो रही है, मछलियां पैदा कहां पे हो रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। पॉन्ड क्या है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, पॉन्ड को उठाकर फेंक दो एक, अच्छा तुम्हारा एक तालाब आज बना हुआ है इस जगह पे, क्या तुम इस तालाब को उठाकर दूसरी जगह फिक्स कर सकते हो, नहीं। आप इस तालाब को भरवा कर नया तालाब बनवा सकते हो, लेकिन इसको उठाकर फिक्स नहीं कर सकते दूसरी जगह। इसका मतलब पॉन्ड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उस पॉन्ड के ऊपर जो राइट डिराइव हो रहे हैं, जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस पॉन्ड से, वो भी क्या कहलाएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगे। तो कह रहा है फिशरी का जो अधिकार है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है, या इमूवेबल है। तो कह रहा है इज द ग्रांट वैलिड, कह रहा है ए ने बी को 700 रुपए में अधिकार दिया है कि तू मेरे तालाब से क्या ले ले, मछलियां निकाल ले। तो क्या ये राइट वैलिड है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा गया, स्टेट ऑफ ओडिशा 1956 में, दैट सच अ राइट इज अ बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली बात है ना, नेमली द लेक। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जमीन है, तुमने उसको किराए पे दिया, तो वो रेंट है।
रेंट का मतलब क्या है, वो बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड है। तो सेम फिशरी भी तो यही है, लेक के अंदर जब आपको मछलियां पैदा हो रही हैं और वो मछलियां आपको कमा कर दे रही हैं, तो वो क्या बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड है? यस। तो ये मछलियों का जो राइट आप किसी को दे रहे हो वो इमोरल प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो कह रहा है सो अंडर जनरल प्रोजेक्ट इट इज इमोरल प्रॉपर्टी, और इसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, इस एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, है ना। ऑफ द देयरफॉर ओरल ग्रांट इज इनवैलिड, ओरल ग्रांट इज इनवैलिड। आपको एक चीज मैं नॉलेज के लिए बता दूं, तो ये चीज इनवैलिड है। क्यों वैलिड नहीं है, मैं तुम्हें इसका लॉजिक बता रहा हूं। क्योंकि किसी को आप मछली निकालने का अधिकार दे रहे हो, तो वो है तो इमोरल प्रॉपर्टी। और आप एक चीज याद रखना, मैं तुम्हें अभी लिखवा रहा हूं स्टार्टिंग से ही तुम्हें, ताकि ये चीज ध्यान हो जाए, मोटा मोटा बता देता हूं। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ना, उसमें जब आप गुड्स बेचते हो, उसमें आप गुड्स के लिए ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो और रिटर्न एग्रीमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर मेनली आप किस में डील करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी में डील करते हो। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको ऑलवेज रिटर्न एग्रीमेंट करना है। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आप ओरल कर सकते हो, लेकिन वो आज के डेट में वैलिड नहीं होती, अभी आगे पढ़वाऊंगा। मेनली आपको क्या करना होता है, रिटर्न एग्रीमेंट करना होता है। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डीलिंग कर रहे हो तो इस एक्ट में लिखा हुआ है, और इस एक्ट को हमेशा रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ जोड़ के पढ़ना है। अच्छा, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, मैंने मान लो मकान बेचा। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं कोई लैंड सेल करूंगा, अगर मैं लैंड सेल करूंगा तो तुम सोचो कितना कुछ लगेगा। क्या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा? यस लगेगा। अच्छा, जब मैं किसी को वो प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले को उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, तो उसके लिए इंडिया में रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जो भी आप ऊपर पढ़ रहे थे, क्या वो भी लगेगा? लगेगा। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है जब हम लैंड बेचते हैं तो क्या सरकार स्टैंप ड्यूटी लेती है, तो क्या उसके लिए इंडिया में इंडियन स्टैंप एक्ट है, क्या वो भी लगेगा? वो भी लगेगा। प्लस 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 अगर मैं आपको एक बात बताऊं, क्या उस स्टेट के जो लोकल लॉज हैं, लोकल प्रॉपर्टी लॉज, जो उसी स्टेट के लोकल लॉज हैं, हर स्टेट में प्रॉपर्टी का रेट आपको पता अलग होता है, तो हर स्टेट के अपने लॉ भी होते हैं, क्या वो वाले लॉ भी लगेंगे? लगेंगे। इसके लिए जब आप एक प्रॉपर्टी बेच रहे हो और अल्टीमेटली आप लैंड बेच रहे हो, तो क्या दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगेगा? यस लगेगा। तुम सोचो कि तुम एक लैंड बेच रहे हो तो एक लॉ के साथ कितने सारे लॉ लगेंगे, समझ आ रही है बात? एक लॉ नहीं लगता, कई सारे लॉ लगते हैं, उसके बाद एक लैंड बिकती है, उसके बाद एक लैंड बिकती है। तो आपको सारे लॉ की कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए, इसलिए वो यहाँ पे लिंक करके बता रहा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट का जिक्र कर रहा है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट ये बोलता है कि जब भी आप इमोरल प्रॉपर्टी बेचोगे तो उसको रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है, उसको रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है। तो इससे यहाँ पे चीज और यहाँ पे अच्छे, इसका मतलब अब आपने इमोरल प्रॉपर्टी क्या होती है आपने पढ़ लिया। इमोरल प्रॉपर्टी में लैंड कवर होती है और बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड कवर होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ इस एग्जांपल के अंदर कि इसने राइट जो दिया वो ओरली दे दिया, इसने सामने वाले को राइट जो दे दिया वो कैसे दे दिया? ओरली दे दिया। अब ओरल राइट देना इमोरल प्रॉपर्टी के अंदर अलाउड ही नहीं है, तो ये राइट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओरली दिया था, लिखा गया ना, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रजिस्टर्ड सेल रिक्वायर्स रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, की रजिस्टर्ड कब होंगे? जब वो राइटिंग में होंगे, और ये ओरली था तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। मतलब ये है तो इमोरल प्रॉपर्टी बट ये अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि ये ओरल थी, क्योंकि ये ओरली दी गई थी। समझ आ गई भाई बात? ठीक है जी, समझ आ गई हमारे को, बेस बन रहा है ना, मजा आ रहा है, चैप्टर तो बढ़िया है। मेरा अपने टाइम पे फेवरेट चैप्टर होता था, तुम्हारा फेवरेट बना नहीं बना मेरे को नहीं पता, तुम्हें पढ़ के मजा आ रहा नहीं आ रहा मेरे को नहीं पता, मेरा तो अपने टाइम पे बहुत फेवरेट चैप्टर था ये, बड़ा प्यार था मेरे को इस चैप्टर से, और उतने ही प्यार से तुम्हारे को भी पढ़ा रहा हूं मैं। ओरली ग्रांट्स है ना, और कह रहा है सेल रिक्वायर्स क्या होती है? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर इट्स वैलिडिटी। सेल करने के लिए क्या चाहिए होता है? रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है फॉर वैलिडिटी। देयरफॉर द ओरल एग्रीमेंट इज इनवैलिड एंड कैन नॉट पास एनी टाइटल। टाइटल मीन्स ओनरशिप नहीं दी जा सकती बी को, क्योंकि बी को ओरली दिया गया अधिकार और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग राइटिंग में होना चाहिए था। अब ये मूवेबल इमूवेबल में डिफरेंस क्या होता है तुम खुद पढ़ लोगे। अब कह रहा है कौन कौन से राइट्स को इंडिया में इमूवेबल माना गया है और कौन कौन से को मूवेबल माना गया है, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो उसने एक डिफरेंस करके दे दिया आपको कि फॉलोइंग राइट्स इंडिया में क्या माने जा रहे हैं? मूवेबल,
और फॉलोइंग राइट्स इंडिया में क्या माने जा रहे हैं? इमूवेबल। देखो ये लिखा है फॉलोइंग हैव हेल्ड नॉट टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। नॉट टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब, इसका मतलब लिख सकते हो दैट इज these are treated as movable property। तो ये क्या माने जाएंगे? मूवेबल माने जाएंगे। और जो ऊपर वाले हैं वो कौन से वाले हैं? इमूवेबल वाले। ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ये कौन सी वाली है? इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो पहला क्या कह रहा है? राइट टू कलेक्ट रेंट। अच्छा ऑब्वियस सी बात है, बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड, राइट टू वे, राइट टू कलेक्ट ड्यूज ऑन अ पीस ऑफ लैंड। अच्छा वो पीस ऑफ लैंड मतलब लैंड को अपने किराए पे दे दिया। हेरिडिटरी ऑफिस मतलब तुम्हारे बाप की जगह बच्चे को मिल रही है ना। इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, मतलब इक्विटी ऑफ रिडम्पशन का मतलब है, यहां पे भी इसके बारे में आगे पढ़वाऊंगा तुम्हारे को, इसका भी छोड़ दो, इग्नोर कर दो, भी आगे पढ़ाऊंगा। मॉर्गेज, राइट टू कलेक्ट लैक, लैक का मतलब होता है बेनिफिट, राइट टू कलेक्ट लैक फ्रॉम द ट्री। अच्छा एक बात, तो पेड़ के ऊपर आम होगा, आम, जब तक वो आम लगा हुआ है, उसके ऊपर आम लगा हुआ है, तब तक वो इमूवेबल है। एक बार उस आम को काट के दुकानों पे बेचोगे तो वो क्या कहलाएगा? मूवेबल। लेकिन जब तक वो लगा हुआ है तो वो इमूवेबल। तो राइट ऑफ फेरी, फिशरी, क्या ये सब राइट टू रिसीव फ्यूचर रेंट्स एंड प्रॉफिट ऑफ लैंड, क्या ये सब क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यस। अब आती है मूवेबल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी मानी जाएंगी? राइट ऑफ वर्शिप। अच्छा पूजा करने का अधिकार। अच्छा क्या एक बात बताओ, पूजा करने का अधिकार, मैं इस मंदिर में पूजा करूं, मंदिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन मंदिर में पूजा करने का अधिकार लॉ क्या कहता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। वर्शिप आप कहीं पे भी कर सकते हो, इधर से उठ के दूसरे मंदिर में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ। गवर्नमेंट के प्रोमिसरी नोट्स, रॉयल्टी, कॉपीराइट, क्या ये सब मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं? डिक्री, डिक्री का मतलब होता है जुडिशियल ऑर्डर, जो कोर्ट से ऑर्डर आया। और डिक्री फॉर एरियर्स ऑफ रेंट। अच्छा एरियर्स ऑफ रेंट मींस आपका रेंट क्लियर नहीं हो रहा था, सामने वाले ने आपका पैसा मार लिया। देखो जब तक आपका प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट आ रहा है, जब तक वो आ रहा है तब तक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो बेनिफिट राइजिंग आउट ऑफ लैंड है। लेकिन जैसे वो रेंट, आपका रेंट रुक गया और वो कोर्ट में डिस्प्यूट हो गया उस प्रॉपर्टी को लेकर, उस रेंट को लेकर, तो अब तो वो नॉर्मल रेंट की बात हो रही है, तो अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा, इमूवेबल नहीं कहलाएगा। देखो दोनों बातों में बड़ा फर्क है। देखो जब तक आप रेंट, आपके पास आपकी लैंड है और आप उस पर रेंट कलेक्ट कर रहे हो, है ना, ये जो नीचे लिखा हुआ था राइट टू रिसीव रेंट वगैरह, तब तक तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली आपका टाइम पे आ रहा है। लेकिन एक बार अगर वो रेंट आपका रुक गया, आपका उस रेंट को लेकर डिस्प्यूट हो गया, तो वो नॉर्मल मनी हो गई, तो वो मूवेबल में आएगा, वो इमूवेबल में नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा। तो कुछ चीजें ऐसी नहीं तुम्हारे को हजम नहीं होंगी, डाइजेस्ट नहीं होंगी कि किसको मूवेबल किसको इमूवेबल बोला, लेकिन लॉ इसे मानता है। तो तुम्हारे को ये चीजें याद करनी है, तुम्हारे को ये चीजें क्या करनी है? याद करनी है। ठीक है जी, चलो बस आज के लेक्चर यहीं रखते हैं यार, आज ज्यादा नहीं कर रहे। आगे की बात अगली क्लास से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से अगली क्लास से करेंगे, डेफिनेशन पोर्शन से अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।